Hello friends, welcome. We are back with yet another class of JL Mehta Volume 1 Medieval History. इसमें अब हम पहले चैप्टर का तीसरा पार्ट कर रहे हैं जो है प्री मुस्लिम सोसाइटी. सो एब्सेंस ऑफ क्रिएटिव लीडरशिप. प्री मुस्लिम सोसाइटी में इंडिया कैसी थी वो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. सबसे पहला टॉपिक है एब्सेंस ऑफ क्रिएटिव लीडरशिप, मतलब कोई क्रिएटिव लीडर नहीं थे जो पूरे के पूरे इंडिया पर कमांड कर रहे हों. The Indian society since the death of Harsh to the Muslim conquest of northern India has often been styled the Rajput civilization, which is a misnomer. The Rajput constituted but a fraction of the Indian society. They preserved some excellent socio-cultural traits of the past and contributed what may be called the Rajput culture to the ancient Indian civilization. As for the latter, the period of Renaissance and social rejuvenation witnessed by it was long over with the decline of the Gupta Empire. The period that followed marks the status quo in social and cultural development of the country. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हर्ष के डेथ के बाद से लेकर के मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट जो नॉर्दर्न इंडिया का हुआ, मतलब दिल्ली सल्तनत की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई फाइनली, इसके बीच के पीरियड को हिस्टोरियंस ऑफन कह देते हैं कि राजपूत सिविलाइजेशन. बट राजपूत तो एक छोटा सा पार्ट कमांड करते थे इंडियन सोसाइटी की. उन्होंने जो है कुछ सोशल कल्चरल को प्रिजर्व किया हुआ था, कुछ ट्राइट्स प्रिजर्व किए हुए थे पास्ट की. तो हम लोग राजपूत सिविलाइजेशन तो नहीं कह सकते इस पीरियड को, बट राजपूत कल्चर कह सकते हैं कि इस पीरियड में ऐड हुआ था एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन में. नाउ एक्चुअली रेनेसांस और सोशल रिजुविनेशन जो है वो गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद कुछ खास हुआ नहीं था और स्टेटस को ही मेंटेन था. तो गुप्ता एम्पायर के बाद जो सोशल और कल्चरल चीज़ें थी गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के टाइम पे, राजपूत के टाइम पे वही मेंटेन हुई. इट प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ अ रेगुलेटरी सोसाइटी whose socio-political leadership ceased to be creative in outlook and became lethargic in performance. माना जाता है कि क्योंकि कुछ नया नहीं हुआ, स्टेटस को जैसा था वैसा ही मेंटेन हुआ. इसका मतलब है कि हमारे पास क्रिएटिव लीडर की कमी हो गई थी. लीडरशिप जो है वो लेथार्जिक हो गई थी परफॉर्मेंस में. लेथार्जिक यानी कि लेजी टाइप, नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं आ रहा. द social virtues attributed to the Rajputs were not universal. They were confined mostly to the ruling elite and upper strata of the society. Had the Rajput princess and social leadership inspired respect and confidence among the masses and latter identified their interest with those of the Rajput states, the Indian society would not have collapsed like a house of cards in the face of a foreign aggression. तो माना जाता है कि राजपूत ने रूलिंग एलाइट वेयर अ बिट डेवलप्ड, बट ये उन्होंने पब्लिक तक नहीं पहुंचाया. जनता को इसका कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ. जनता को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं सिखाया गया, रिस्पेक्ट के लिए लड़ना नहीं सिखाया गया. ये बस रूलिंग एलाइट का ही हिस्सा था. इस वजह से क्या हुआ कि बाद में जब है, अगर ऐसा होता कि वो रूलिंग एलाइट के साथ अच्छा रिश्ता रूलिंग एलाइट जो है वो जनता के साथ भी, जनता को भी ट्रेन करती, उनकी भी डेवलपमेंट करवाती, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक फॉरेन अग्रेशन से इंडिया जो है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती. इट कुड हैव रीऑर्गेनाइज्ड इटसेल्फ एंड थ्रोन अप इवन बेटर लीडरशिप टू सेफगार्ड द नेशनल इंडिपेंडेंस. राजपूत जो स्टेट्स थे वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर सकती थी मिलिट्री लाइन्स में और बाकी चीज़ों में, और पूरे के पूरे नेशनल इंडिपेंडेंस को बचा सकती थी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द इंडियंस एज अ होल पुट अप अ वेरी पुअर शो एट द टाइम ऑफ नेशनल कैटेस्ट्रॉफ एंड फेल टू एक्ट लाइक अ वेल निट सेल्फ डिसिप्लिन एंड मैच्योर सोसाइटी. कहा जाता है कि बस राजपूत को ही क्यों ब्लेम करना है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पूरा का पूरा इंडिया ही एक वेल निट जुड़ा हुआ, जिसमें यूनिटी हो, वैसी कोई सोसाइटी नहीं थी इस समय में. डिसिप्लिन नहीं था, मैच्योर सोसाइटी नहीं हुआ करती थी, बहुत इंटरनल वीकनेस थे. हम एक दूसरे से लैंड के लिए लड़ रहे थे. फ्यूडलिज्म अपनी चरम सीमा पर थी. इन स्पाइट ऑफ इट्स आउटवर्ड मैग्निफिकेंस एंड सोशल स्टेबिलिटी इट हैड बिकम हॉलो फ्रॉम विद इन. बाहर से तो बहुत ही भयंकर अच्छा लगता था, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी इंडियन सोसाइटी, बट अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुकी थी इस समय पे. अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो राजपूत कल्चर के बारे में बात हुई कि राजपूत कल्चर एक्चुअली में क्या थी. सो Rajput culture. The historians hold different views regarding the origin of Rajput. One thing is, however, certain that they were of mixed origin. The Rajput clans usually claimed their descent from the Kshatriyas,
In some cases they claimed their claim was valid. तो कहा जाता है कि हिस्टोरियंस जो हैं वो मानते हैं कि राजपूत कैसे ओरिजिनेट हुए, इसके लिए अलग अलग व्यूज़ है, मिक्स्ड ओरिजिन की बातें होती है। राजपूत जो हैं वो बताते हैं कि वो क्षत्रिय से आए हुए हैं, कुछ केसेस में उनका क्लेम वैलिड भी है। क्षत्रियाज ऑफ द एंशिएंट टाइम्स कुड नॉट हैव डिसअपीयर्ड फ्रॉम इंडियन पॉलिटिकल एंड सोशल सीन ऑल एट वंस और इवन ग्रेजुअली, क्योंकि एंशिएंट टाइम में क्षत्रिय बहुत ही सिग्निफिकेंट थे इंडियन सोसाइटी में, तो अचानक से वो गायब तो नहीं हो सकते हैं। Some of them were, however, foreign immigrants admitted into the Hindu society through formal conversion and purification, as examples of the four clans of Agnikula Rajput, Parmar, Pratihar, Chauhan and Chalukya. तो सारे राजपूत तो नहीं थे एक्चुअली क्षत्रिय, जो क्षत्रिय राजपूत थे वो तो इंडियन ही थे ऑलरेडी, बट बहुत सारे फॉरेन ट्राइब्स थे जिन्होंने इंडिया पर आए और जिन्होंने अटैक किया, फिर उनको उनके साथ एक पीस सेटलमेंट हो गया और उनको फिर प्योरिफिकेशन करके हिंदू सोसाइटी में एसिमिलेट कर लिया गया। तो ऐसे 4 राजपूत क्लैन हैं जो फॉरेन क्लैन थे और बाद में इनको हिंदू सोसाइटी में एसिमिलेट कर लिया गया। इनको अग्निकुल राजपूत कहा जाता है, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो परमार्स, प्रतिहार्स, चौहान्स एंड चालुक्यास ये थे। Rajput society was feudal in its organizational setup. It was split up into various clans, each under one or more hereditary ruling houses. Over 40 such clans who acquired political ascendancy during that period have drawn the treatment of historians so far. तो राजपूत सोसाइटी जो है वो फ्यूडल थी मतलब लैंड में पेमेंट होता था, नोबेल्स के पास लैंड राइट्स होते थे, हेरिडिटरी राइट। बहुत बार जब किंग वीक हो गया तो नोबेल खुद को इंडिपेंडेंट कह देते थे, मंत्री, नोबेल का मतलब मंत्री होता है। तो राजपूत क्लैंस जो है वो वेरियस क्लैंस में स्प्लिट हो जाते थे, ठीक है। कभी कभी एक रूलिंग हाउस हुआ करता था, कभी कभी बहुत सारे रूलिंग हाउस हुआ करते थे। ओवर 40 सच क्लैंस हु एक्वायर्ड पॉलिटिकल एसिडेंसी ड्यूरिंग द पीरियड हैव ड्रॉन द ट्रीटमेंट ऑफ हिस्टोरियंस सो फार। माना जाता है कि ऐसे ऐसे 40 क्लैन हुआ करते थे जिनको हिस्टोरियंस ने आइडेंटिफाई किया है। All land was supposed to belong to the ruling chief who parceled it out among his lieutenants. तो रूलिंग चीफ का ही सारा लैंड था और वो पे नहीं करते थे कैश में, वो लैंड में ही पे कर दिया करते थे। द लैटर पेड अ फिक्स्ड रेवेन्यू, और फिर जो उनके जो लिeutenants हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो लैंड ले लिया उन्होंने तो वो क्या करते थे, बदले में मिलिट्री सर्विस किंग को प्रोवाइड करते थे, और साथ साथ लैंड से जो फसल हुआ तो जो टैक्स आया तो उस टैक्स का एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो किंग को दिया करते थे। द विलेज कम्युनिटीज़ वेर गवर्नड बाय द पंचायत। इसमें सबसे छोटा यूनिट जो है वो गवर्नेंस का वो विलेज हुआ करता था, और विलेज को जो है वो पंचायत गवर्न करती थी, और पंचायत जो है वो काफ़ी ऑटोनॉमी इंजॉय करती थी इंटरनेशनल अफेयर्स में। देयर वॉज नो रिटन लॉ ऑफ लैंड। द राजपूत स्टेट्स वेर रन ऑन लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कोई रिटन लॉ नहीं था लैंड का, राजपूत स्टेट जो है वो लोकल कस्टम और ट्रेडिशंस पे चलती थी। फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है बहुत इलेबोरेट या वेल एफिशिएंट नहीं था, इसलिए ऑर्डर भी स्टेबल नहीं था। कभी भी कोई भी नोबेल इंडिपेंडेंट कर लेता था खुद को, ऐसे करके किंग वीक हो जाया करते थे, तो ऐसी कुछ सोसाइटी थी। उसके बाद राजपूत्स वेर नोन फॉर देयर अनडॉन्टेड करेज एंड शिवेलरी। दे वेर ऑनेस्ट, जेनरस, हॉस्पिटेबल एंड केप्ट देयर वर्ड। दे वेर सिंपल, आउटस्पोकन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पीपल हु रिजेक्टेड आउटराइट द मैकियावेलियन प्रिंसिपल ऑफ डिसीट एंड ट्रेचरी इन वॉर। राजपूत जो है वो दे वेर मैन ऑफ देयर वर्ड्स, वो जो बोलते थे वो करते थे, वो ऑनेस्ट थे, वो जेनरस थे, वो हॉस्पिटेबल थे, वो मुंह पर बोलते थे जो बोलना होता था। दे वेर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और कोई भी धोखा करके वॉर जीत लेना ये सब उनके टेंडेंसी में नहीं था। दे वेर समटाइम्स जेनरस टू फॉल्ट इन देयर ट्रीटमेंट ऑफ द वैंक्विश्ड फो। बहुत बार वो अपने एनिमी को भी माफ़ कर दिया करते थे। द राजपूत वेर फ्रीडम लविंग पीपल वेर कीन सेंस ऑफ ऑनर एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो राजपूत जो है उनको आज़ादी बहुत पसंद थी, वो फ्रीडम लविंग पीपल थे, उनके लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान बहुत बढ़ के थी। They constituted, in fact, sword arm of Hindustan. They were great warriors who took to fighting as a sport and seemingly
smilingly said down their lives for the honor of their family, clan or the regional leader. तो राजपूत जो है वो स्वॉर्ड आर्म भी उनको कहा जाता है हिंदुस्तान का। वो बहुत ही अच्छे फाइटर्स हुआ करते थे और लड़ाई पीट को तो वो एज अ स्पोर्ट लिया करते थे और बहुत बार अपने क्लैन, अपने कबीले, अपने ट्राइब को बचाने के लिए, अपने रीजन को बचाने के लिए वो अपनी जान भी दे दिया करते थे। राजपूत वुमेन enjoyed considerable freedom in respect एंड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। राजपूत वुमेन की बहुत रिस्पेक्ट हुआ करती थी। दे वेर नोन फॉर चेस्टिटी एंड डिवोशन टू देयर हस्बैंड। माना जाता था कि वो बहुत प्योर हैं और हाईली डिवोटेड हैं अपने हस्बैंड्स को लेकर के। कोई भी पर्दा सिस्टम नहीं था राजपूत में। फ्रीडम भी था उनको कि वो अपने हस्बैंड को सेलेक्ट कर सकती थी। स्वयंवर नाम का एक सेरेमनी हुआ करती थी, स्वयंवर नाम की एक सेरेमनी, वहाँ पर वो अपने हस्बैंड को सेलेक्ट करती थी इन वोग अमंग द प्रिंसेस फॉर दिस पर्पस। और फिर इस स्वयंवर में क्या होता था, बहुत सारे प्रिंसेस आते थे, मतलब बहुत सारे राजकुमार आते थे कंपटीशन करने के लिए और उसमें से किसी एक को जो है वो राजपूत प्रिंसेस सेलेक्ट करती थी। कस्टम ऑफ सती वॉज प्रिवेलेंट दो नॉट इंजिस्टेड अपॉन। सती जो है वो प्रिवेलेंट था राजपूत टाइम पर, मतलब मैंने अभी जस्ट जौहर समझाते वक्त सती भी समझाया था पिछले क्लास में शायद। तो सती क्या हुआ करता था कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वाइफ अपने प्योरिटी या अपने लव को प्रूव करने के लिए हस्बैंड के ही चिता पर उन्हें लेटा दिया जाता था ऑन द सेम पायर। तो ये होता था सती। तो ये प्रिवेलेंट था बट इसको एकदम ज़बरदस्ती नहीं करवाया जाता था। सम ऑफ द राजपूत लेडीज़ वेर एजुकेटेड एंड टुक एक्टिव पार्ट इन पब्लिक लाइफ। दे डिड नॉट लैग बिहाइंड देयर मेन फोल्क इन ब्रेवरी एंड हीरोइज्म। राजपूत लेडीज़ बहुत सारी एजुकेटेड भी थी और पब्लिक लाइफ में भी बहुत इंटरेस्ट लेती थी। वो जो है वो ब्रेवरी में या हीरोइज्म में मेल से पीछे नहीं थी, उनके बराबर ही थी। मोस्ट ऑफ देम पार्टिसिपेटेड इन वॉरफेयर एंड फॉट द एनिमी शोल्डर टू शोल्डर विद देयर मेन फॉक। ये जो है ये लड़ाई वगैरह में भी पार्टिसिपेट करती थी और एनिमी के साथ अपने ट्राइब के मेन के साथ मेन का साथ देने के लिए लड़ा भी करती थी। इन टाइम्स ऑफ डेंजर दे डिस्प्लेड करेज एंड फोर्टिट्यूड विच स्टैंड्स अनपैरेलल इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। डेंजर के टाइम पर ये बहुत ही अच्छी वॉरियर्स हुआ करती थी और फिर मतलब ऐसा एग्जाम्पल हमें वर्ल्ड में बहुत कम जगहों पर देखने मिला है। When their warriors were defeated or killed, Rajput ladies sacrificed their life by burning themselves alive or committing suicide en masse in many fold ways in order to safeguard their honor and self-respect. It was called Johar, द राइट ऑफ जौहर। तो जौहर मैंने पीछे भी एक्सप्लेन कर दिया कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो बहुत सारी राजपूत लेडीज़ जो हैं वो ग्रुप बना करके मास सती परफॉर्म करती थी, तो अपने आप को बर्न कर लिया करती थी या फिर किसी तरह से मार लिया करती थी। तो क्या हो जाता था ये क्योंकि अपनी ग्लोरी बचाने के लिए, अपनी प्योरिटी बचाने के लिए, अपने ऑनर को बचाने के लिए। क्योंकि पहले ज़माने में क्या हुआ करता था उस समय में कि जैसे कोई दो फोर्सेस लड़ रही हैं तो जब एक फ़ोर्स हार गई और उनके मेल मेंबर्स को किल कर दिया गया तो फिर जो फीमेल मेंबर्स होती थी उनको रॉब कर दिया जाता था उनके मॉडेस्टी से। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो जौहर परफॉर्म करती थी। द एक्सेसिवली मैटियल कैरेक्टर ऑफ द राजपूत हैड इट्स डार्क साइड एज वेल। देयर लव फॉर पर्सनल फ्रीडम, वैनिटी एंड इन्फ्लेटेड ईगो डिड नॉट परमिट देम टू सबॉर्डिनेट देयर इंटरेस्ट और पे ओबीडियंस टू द मोर केपेबल रीडर्स। इसमें एक बैक साइड भी है कि उनका जो लव था पर्सनल फ्रीडम के लिए या फिर बाकी चीज़ों के लिए, इस वजह से वो क्या करते थे, वो ज़्यादा केपेबल लीडर भी जो हुआ करते थे, आई एम सो सॉरी, तो उनको वो ओबीडियंस नहीं शो कर पाते थे। दे लैक पॉलिटिकल फोरसाइट एंड डिस्प्लेड एब्सेंस ऑफ एन ओवरऑल नेशनल कॉन्शियसनेस। तो ये पॉलिटिकल फोरसाइट मतलब आगे क्या हो सकता है पॉलिटिकली, ये मतलब दूर की नहीं सोचते थे और साथ साथ नेशनल कॉन्शियसनेस नहीं था। रीजन को लेकर के ये पैट्रियोटिक थे कि अपने ट्राइब को बचाना है, अपने लैंड को बचाना है, बट पूरे के पूरे इंडिया को बचाना है ऐसा कुछ नहीं था। टर्म्स लाइक पैट्रियोटिज्म, मदरलैंड एंड द स्टेट हैड अज्यूम्ड नैरो पैरोकियल एंड रीजनल कोनोटेशंस विद देम। तो वो जो मातृभूमि हो गया, देशभक्ति हो गया, तो इसको वो बस अपने रीजन से एसोसिएट करते थे, पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से नहीं। एज अ रिजल्ट देयर वॉज कॉन्स्टेंट वॉर एंड क्लैनिश फ्यूड्स अमंग देम विच हैम्पर्ड द ग्रोथ ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इमर्जेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग नेशनल स्टेट इन इंडिया।
इस वजह से वो लोग आपस में ही लड़ा करते थे राजपूत्स, और इस वजह से कोई नेशनल यूनिटी नहीं डेवलप हो पाई. द वेरियस क्लैंस वेंट टू वॉर और देयर चीफ्स फॉट द ड्यूएल्स सिंपली टू शो ऑफ देयर मिलिट्री प्रोवेस और मसल पावर रिस्पेक्टिवली. और क्लैंस एक दूसरे को बस ये दिखाने के लिए कि हम आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं लड़ लिया करते थे. दे हैड कन्वर्टेड म्यूचुअल वॉरफेयर इनटू अ सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट इन विच वैल्यूएबल रिसोर्सेज इन मैन एंड मटीरियल वेयर लेड वेस्ट. और वो जो लड़ा करते थे ये उनके लिए एक खेल सा बन गया था, लेकिन इससे क्या होता था, बहुत सारे लोगों की जान जाती थी, बहुत सारी मटेरियल जो है वो वेस्ट हो जाती थी. इस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड के लिए, या फिर रैदर कह लो कि ये सुसाइडल टेंडेंसी है, क्योंकि आप खुद को वीक कर रहे हैं. इस वजह से राजपूत जो हैं वो फेल कर गए एक कॉन्सेंट्रेटेड एक्शन लेने के अगेंस्ट मुस्लिम इन्वेडर्स के, क्योंकि ये आपस में ही लड़ रहे थे, किसी और से क्या लड़ेंगे. सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड एटीट्यूड. अब राजपूत के सोशल ऑर्गेनाइजेशन या प्री मुस्लिम सोसाइटी के सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें. हिंदूज हैड डेवलप्ड अ वेरी कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर बाय द बिगनिंग ऑफ द 11th century. They were a caste-ridden society. Their four traditional castes, the Chaturvarnas, originally based on occupation, had become hereditary since the dawn of the Christian era. तो ये जो 4 वर्ण हुआ करता था या 4 डिवीज़न हुआ करता था जो हिंदू सोसाइटी में, ये जो है ये हेरिडिटरी बन गई. क्रिश्चियन एरा के आने से पहले से ही ये हेरिडिटरी बन गई. मतलब एक ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण हो सकता है, वो नहीं जो पूजा पाठ कराए. एक शूद्र का बेटा पूजा पाठ, एक शूद्र के बेटे को एजुकेशन नहीं दी जाती थी संस्कृत में, या फिर वो उसका डेस्टिन्ड था कि वो शूद्र ही बनेगा. तो अब कास्ट जो है वो बाय बर्थ डिसाइड होने लगा. दे हैड मल्टीप्लाइड लाइक Hydra heads into numerous subcaste and social groups, each standing in isolation from the rest of the society. और कास्ट ही बस नहीं था, कास्ट में भी सबकास्ट डेवलप हो गए और ग्रुप्स डेवलप हो गए जो, और सब एक दूसरे से अलग हैं, और सब एक दूसरे को, किसी को कोई रिलेट नहीं कर रहा खुद से. टोनी बी रेफर्स टू द कास्ट सिस्टम एज द सोशल इनॉर्मिटी विच हैड डिसरप्टेड इन its social unity. Its various caste and subcaste were divided into watertight compartments. They did not intermarry nor share food with one another. और ये जो कास्ट सिस्टम है इसको टोनी बी कहते हैं कि ये एकमात्र कारण था जिसने सोशल यूनिटी डिस्ट्रॉय करके रख दी. ये जो सबकास्ट या कास्ट थे, कास्ट के अंदर भी जो सबकास्ट थे उनमें भी इंटर मैरिज वॉज फॉरबिडन. इंटर मैरिज नहीं हो सकता था. एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना दिया कि इस कास्ट के लोग इसी कास्ट से शादी कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन थे. इस वजह से क्या हो गया, ना ही ये इंटर डाइनिंग करते थे, एक दूसरे के साथ खा भी नहीं सकते. पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट और सब कास्ट बट लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ग्रेजुअली डेवलप डिफरेंट सोशल कस्टम्स एंड मैनर्स. तो वो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लोग जो सेम कास्ट या सब कास्ट के हैं बट अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में रह रहे हैं, उनमें भी अलग अलग प्रथा चलने लगी, और अल्टीमेटली वो जो है स्टॉप्ड इंटर मैरिंग और डाइनिंग टुगेदर. अब वो सेम कास्ट के हैं, सेम सब कास्ट भी है, बट अलग अलग रीजन है, इसलिए भी वो शादी नहीं कर रहे या फिर इंटर डाइनिंग नहीं कर रहे कि आपकी प्रथा हमसे नहीं मिलती. सिमिलरली पीपल बिलोंगिंग टू द हाई कास्ट सफर्ड फ्रॉम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, लुक डाउन अपॉन द लो कास्ट एंड एक्सरसाइज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट देम. और जो लोग हाई कास्ट के हुआ करते थे वो लो कास्ट वाले को बड़े ही बुरी नज़र से देखते थे कि आप तो हमारे बराबर नहीं हैं, और उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते थे. इन सारी चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि सोशल स्ट्रेंथ जो है वो हमारा वीक हो गया, और हम लोग खुद में ही काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड थे. ब्राह्मण्स मेंटेन देयर सुपीरियोरिटी ओवर ऑल अदर कास्ट एज एवर बिफोर. द प्रीस्टली क्लास among them controlled the social life of the people. The multifarious social ceremonies and rituals through which a Hindu had to pass from his birth till death, rather after his death too, had reduced him to the position of a captive in the grip of the priest. ब्राह्मण्स जो हैं वो हमेशा की तरह सुपीरियर थे और बहुत सारे प्रथा, बहुत सारे रिचुअल्स बताया करते थे. ब्राह्मण्स जो हैं वो क्लेम करते थे कि वो चैम्पियन है इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल नॉलेज के. उनको हर बात पता है स्पिरिचुअलिटी की, उनको हर बात पता है इंटेलेक्चुअलिटी की. वो जो है उन्होंने अपना सारा अटेंशन रिलीजन और स्पिरिचुअलिज्म को दे दिया था, और उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया साइंटिफिक स्टडी के बारे में या फिर कुछ इंडस्ट्रियल या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में. एंशिएंट क्षत्रियास जो थे उन्होंने राजपूत का टाइटल अज्यूम कर लिया,
which most of the ancient Vaishyas had given up agriculture and taken to trade and commerce। और जो वैश्यास हुआ करते थे उन्होंने एग्रीकल्चर छोड़ करके ट्रेड और कॉमर्स स्टार्ट कर दिया। शूद्र कंटिन्यूड टू रेंडर मीनियल सर्विसेज, और जो शूद्रास थे उन्होंने क्या किया, वो अब मीनियल सर्विसेज कर रहे हैं हायर कास्ट के, वो अभी तक कर पा रहे थे, या फिर उनमें से कुछ ने क्या कर दिया कि एग्रीकल्चर को अडॉप्ट कर लिया, टेनेंसी वाला काम करने लगे, दूसरे के लैंड पर एग्रीकल्चर करने लगे, या फिर आर्टिशंस बन गए। अनटचेबल्स लिव्ड आउटसाइड द टाउन्स एंड विलेजेस, और जो कुछ लोग थे जिनको ये बहुत ही गलत प्रथा थी, तो अनटचेबल्स जिनको माना जाता था कि छुआछूत की बात मानी जाती थी कि उनके साथ टच नहीं होना चाहिए, वो एकदम इम्प्योर हैं, तो उनको कहा जाता था कि आप विलेज या टाउन के बाहर रहो क्योंकि आप तो अनटचेबल हो। मोस्ट ऑफ द पीपल were poor, backward, and ignorant of education and learning. They constituted the masses, having been neglected by the higher caste since ages. They felt demoralized and dejected. शूद्र में मैक्सिमम पीपल पुअर थे, बैकवर्ड थे, और उनको एजुकेशन लर्निंग के बारे में कुछ नहीं पता था, और वो मैक्सिमम थे, उनका पॉपुलेशन काफ़ी हाई था। उनको जो है हायर कास्ट जो है वो बहुत ही सालों साल से नेग्लेक्ट करके चल रहे थे, इस वजह से वो खुद में काफ़ी डिमोरलाइज हो गए थे। दे सफ़र्ड फ्रॉम मेनी सोशल एंड इकोनॉमिक डिसेबिलिटीज़ विच मेड देम देयर लाइफ मिजरेबल। वो बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे थे, जिससे उनकी ज़िंदगी जो है वो बद से बदतर हो गई। व्हेन द एक्स बुद्धिस्ट रिवर्टेड बैक टू फोल्ड ऑफ हिंदुइज्म, दे बिकेम द अनप्रिविलेज्ड masses for whom separate subcaste of the lower order केम इनटू बीइंग। एक्चुअली बाद में क्या हो गया था कि हिंदुइज्म में बुद्धा को भी विष्णु का नवा अवतार बता दिया गया, जिसके बाद बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो हिंदुइज्म में वापस से आ गए, और फिर इनको जो है इनको वापस से इनको जो है वो अनप्रिविलेज्ड मासेस में डाल दिया गया, ये भी लोअर कास्ट में हो गए, ठीक है। और इनके लिए फॉर हुम सेपरेट सबकास्ट ऑफ लोअर ऑर्डर केम इनटू बीइंग, और इनके लिए एक सेपरेट सबकास्ट बन गया एकदम लोअर ऑर्डर का। अपर क्लास मेड देयर कास्ट स्ट्रक्चर मोर रिजिड सो एज टू प्रिवेंट देयर एंट्री इनटू हायर सोशल स्ट्रेटम, और अपर कास्ट ने इस कास्ट स्ट्रक्चर को और रिजिड कर दिया कि कोई बिल्कुल मोबिलिटी पॉसिबल ही नहीं थी, कोई राजपूत ब्राह्मण नहीं बन सकता था, ऐसा सिचुएशन कर दिया। इवन द आर्टिशंस प्रोफेशंस केम टू बी ट्रीटेड एज सेपरेट सबकास्ट, आर्टिशियन और प्रोफेशन को अब एक अलग ही सबकास्ट बता दिया गया लोअर डिनोमिनेशन का। वीवर, आयरन स्मिथ, ऑयलमैन के साथ इनको ऐड कर दिया गया आर्टिशियंस को। द रिजिडिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम मेड इट डिफिकल्ट फॉर एन आउटसाइडर टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द हिंदू सोसाइटी हुज ग्रोथ केम प्रैक्टिकली टू अ स्टैंड स्टिल, और जो कभी कोई बाहर से अगर आ गया तो अब कास्ट सिस्टम इतनी रिजिड हो गई थी कि उसको एसिमिलेट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। रूलिंग एलाइट एंड द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण शट देम सेल्व्स इनटू द आइवरी टावर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम वेयर कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी और द मासेस। रूलिंग एलाइट या फिर जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे उन्होंने अपने ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण कहना चाहूँगी, सब तो नहीं थे ऐसे, कुछ जो एक लार्जर सेक्शन एक्चुअली थे, बट बहुत कोई नहीं भी थे। तो जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण हुआ करते थे और रूलिंग एलाइट हुआ करते थे, उन्होंने अपने आप को पेडिस्टल पे, सोशल पेडिस्टल पे सबसे ऊपर, सोशल लैडर पे सबसे ऊपर बिठा दिया था, ताकि वो और उनको बिल्कुल खबर नहीं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कितना सफ़र कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। उन्होंने बिल्कुल कोई पॉलिटिकल, सोशल या स्पिरिचुअल गाइडेंस देना ही नहीं ज़रूरी समझा मासेस को। अकॉर्डिंगली मासेस जो हैं उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया डायनेस्टिक फ्यूड्स में, वो तो स्टेट्स राइज और फॉल होने लगे। नो वंडर मोर देन हाफ ऑफ द हिंदू पॉपुलेस स्टूड फॉर्थ एज मियर स्पेक्टेटर्स व्हेन द राजपूत रूलर्स हैड टू फाइट अ लाइफ और डेथ स्ट्रगल अगेंस्ट द टर्किश इन्वेडर। जब राजपूत रूलर को टर्किश इन्वेडर के साथ लड़ना पड़ रहा था, क्योंकि इन्होंने जनता का ध्यान ही नहीं दिया, जनता को कोई गाइडेंस ही नहीं दिया, तो जब ये लड़ रहे थे तो जनता को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जनता को ऐसा लग रहा था कि आपने हमारा ध्यान नहीं दिया, अब हम क्या करें। या फिर वो इतने इग्नोरेंट हो चुके थे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कौन रूलर आ रहा है। Their social vision had become so narrow that they did not consider themselves to be responsible for। ये जनता जो है इनकी सोशल विजन इतनी नैरो हो गई थी कि उनको बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कोई भी ज़रूरत है बचाने की खुद को या डिफेंस करने की आउटसाइडर्स से। एज मैंशनड अर्लियर, द रेडीज ऑफ द रूलिंग एलाइट, पर्टिकुलरली द राजपूत, enjoyed social freedom, but this was not the case with the common women folk. Their condition was not satisfactory. They were most confined to the four walls of the houses and depended almost exclusively on their मेल अर्निंग मेंबर्स। राजपूत में लेडीज़ को तो थोड़ा फ्रीडम था, लेकिन बाकी लेडीज़ जो हैं प्री मुस्लिम एरा में उन्हें कोई फ्रीडम नहीं था,
प्री मुस्लिम एरा में भी कोई फ्रीडम नहीं था, वो चार दीवारी के अंदर बंद रहती थी और वो जो है अपने मेल मेंबर पर डिपेंड करती थी कि वो कुछ कमा के लाए। एविल्स ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड इन्फेंटिसाइड वॉज प्रिवेलेंट। तो चाइल्ड मैरिज यानी कि बचपन में शादी करा देना, और इन्फेंटिसाइड मतलब अगर लड़की है तो उनको मार दिया जाता था। पॉलीगैमी था, पॉलीगैमी यानी कि एक मेल को अलाउड है कि वो बहुत सारे फीमेल से सेम टाइम पर मैरिज रख सकते थे, बट पॉलीगैमी जो है माना जाता है कि अपर क्लास में प्रिवेलेंट था, और एक्चुअली ये इकोनॉमिक कंसिडरेशन की वजह से था, क्योंकि अपर क्लास ही इतने अमीर थे कि वो 2-4 वाइफ्स को रख सकते थे। लोअर क्लास में वो इकोनॉमिकली भी इतने वीक थे कि वो नहीं रख सकते थे। विडो रीमैरिज को बिल्कुल इनकरेज नहीं किया जाता था, और विडो की लाइफ एकदम मिजरेबल हो जाती थी, और वो विडो जो है वो सोसाइटी पे एक बर्डन बन के रह जाती थी, क्योंकि उनका कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता था उनके लाइफ में। हिंदूज डिस्प्लेड कंजर्वेटिज्म एंड नैरो माइंडेडनेस इन देयर जनरल आउटलुक। हिंदू जो हैं वो कंजर्वेटिव थे और नैरो माइंडेड थे अपने आउटलुक में। आई एम सो सॉरी। अल्बिरूनी जो हैं वो कहते हैं कि हिंदूज जो हैं वो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र करते थे सोसाइटी और कल्चर के मैटर में, और वो जो हैं जो भी चीज़ जो बाहर से आता था उनको वो कह देते थे कि ये मलेच्छ की चीज़ें हैं। ये फॉरेनर्स जो भी चीज़ लाते थे उनको वो सही नहीं मानते थे, पूरा सोशल बॉयकॉट करते थे। इंटर मैरिज या फिर साथ में बैठ जाना, साथ में खाना पीना, ये सब एकदम फॉरबिडन था। ये कहते थे कि अगर मैं साथ बैठ गया उसके तो मैं पॉल्यूटेड हो जाऊंगा, ऐसी मेंटालिटी थी। एक सब्सटेंस है जिसमें कहा जाता है कि इंडियन एटीट्यूड, तो उनका वो बहुत ज़्यादा था। इट माइट हैव बीन पार्टली बीन बॉर्न बिकॉज ऑफ द बारबेरिटीज परपिचुएटेड बाय द टर्किश होल्डर्स ऑफ द महमूद ऑफ गजनी और द अनआर्म्ड एंड इनोसेंट पॉपुलेस प्लंडर ऑफ द हेयर्स एंड होम्स, डिस्क्रिशन ऑफ देयर होली श्राइन्स। तो कहा जाता है कि ये जो है ये बहुत ही मतलब आउटसाइडर्स को बहुत ही इम्प्योर जैसा देखते थे, बट ये पार्टली एक तो इनकी भी गलती थी, दे वर नॉट रेडी टू मिंगल, ये बिल्कुल साथ में मिलने के लिए रेडी नहीं थे। बट साथ साथ थोड़ी गलती टर्किश होल्डर्स और महमूद ऑफ गजनी की भी थोड़ी क्या अच्छी खासी गलती थी, क्योंकि वो जब आए तो उन्होंने कोई सिविलाइज्ड टेंडेंसी नहीं दिखाई, है ना, उन्होंने सभ्यता की पहचान नहीं दी। वो जब आए तो उन्होंने लूटपाट मचाया, खून खराबा किया। इवन महमूद गजनी तो फेमस हैं एज द आइडल ब्रेकर, तो उन्होंने कितनी सारी मूर्तियाँ तोड़ दी। अब आप जिसको भगवान मान रहे हो, आप जिसको हेड मान रहे हो, आप जिसको अपना गाइड मान रहे हो, अगर उसे कोई तोड़ दे तो फिर आपके मन में काइंड ऑफ एक डिसरिस्पेक्ट या हेट्रेड आ जाता है। तो वो भी इस वजह से भी दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द आउटसाइडर्स और फॉरेनर्स। देयर इज़ हाउएवर नो डिनाइंग ऑफ द फैक्ट दैट partly because of their long isolation from the outside world, Hindu suffers from ignorance about their developments in the foreign countries and hence fail to appreciate the virtues of other people. But इसके साथ साथ हम ये नहीं कह सकते कि पूरी गलती महमूद ऑफ गजनी की है, वो गलत थे, बट हिंदूज जो हैं वो इनके इतने आइसोलेटेड रहे पूरे दुनिया से इग्नोरेंस की वजह से कि वो बिल्कुल अब अप्रिशिएट कर ही नहीं सकते थे अगर फॉरेन पीपल में कुछ अच्छा भी था तो, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ें एलियन थी, तो वो एक्सेप्ट करने की कला नहीं थी उनमें। Owing to the peculiar restrictions of the caste system, even foreign travel had become a taboo with them. अब caste system की वजह से बहुत सारे caste को तो foreign travel मना था कि आप नहीं कर सकते, सी पर ट्रैवलिंग मना थी। अल्बिरूनी ने कहा कि इफ़ दे मतलब हिंदूज traveled and mixed with other nations, they would soon change their mind for their ancestors were not as narrow-minded as the present generation. अल्बिरूनी कहते हैं कि एंशेंट इंडियंस जो थे वो बिल्कुल इतने नैरो माइंडेड नहीं थे जितने इंडियंस अभी हो गए हैं, मतलब मेडिवल टाइम्स में हो गए हैं, क्योंकि वो ट्रैवल करना अब टैबू हो गया है, गलत माना जाता है, तो वो ट्रैवल नहीं करते, वो दूसरे कंट्री के लोगों से मिल जुल नहीं रहे, तो ऐसे में वो उन्हें अच्छा या बुरा कैसे मानेंगे, उनकी अच्छाई कैसे ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्वियसली द एंशेंट इंडियन सिविलाइजेशन had lost its innate power of absorption by the world by which it assimilated the best in the various people. और पुराने ज़माने में एंशेंट इंडिया में हम क्या पढ़ते हैं कि हिंदुइज़म इतना लंबा सर्वाइव क्यों की, क्योंकि एक्चुअली वो हर चीज़ को अपने अंदर एसिमिलेट कर रही थी। कोई भी चीज़ जो खुद को अडेप्ट करेगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो सर्वाइव करेगी। लेकिन मेडिवल टाइम्स में क्या हो गया था कि काफ़ी रिजिड हो गए थे, दे वर नॉट रेडी टू अडेप्ट। ये सारे प्रॉब्लम्स थे। दे नेवर डिज़ायर टू रिकवर और प्योरीफाई अ थिंग पॉल्यूटेड बाय द फॉरेन टच। और उनको बिल्कुल मन नहीं था कि अगर कोई जगह है सपोज वहाँ पे फॉरेनर्स आ गए तो अब हिंदूज जो हैं वो उसको इम्प्योर मानने लगे, तो उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि वो वापस से गेन करें, क्योंकि वो तो इम्प्योर हो चुकी है। दे वर नॉट अलाउड
by their socio-political leaders to receive anybody who does not belong to them, even if he wished to or was inclined to their religion. वो बिल्कुल उनको कहा जाता था कि आप कुछ भी बाहरी चीज़ आप एक्सेप्ट ही ना करो, अगर आपको ठीक भी लग रहा है तो भी नहीं एक्सेप्ट करो, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स ने ऐसा, मतलब सोशो पॉलिटिकल लीडर्स ने ऐसा बताया हुआ है. इस वजह से हिंदूज जो हैं वो मिक्स नहीं कर पाए बाकी कल्चर के साथ. तो हम जो अच्छी चीज़ें भी थी बाकी कल्चर में वो भी हम नहीं ले पाए, और अपनी चीज़ों को भी हम इम्प्रूव नहीं कर पाए, क्योंकि लीडर्स बस अपने चीज़ों को देख रहे थे, एज अ होल लेकर नहीं चल रहे थे सब्जेक्ट्स को. एविडेंटली इट रेंडर्ड एनी सोशल कनेक्शन विद देम रैदर डिफ़िकल्ट. इट क्रिएटेड अ गल्फ बिटवीन देम एंड द मुस्लिम इन्वेडर्स हु डिप्राइव्ड देम ऑफ देयर इंडिपेंडेंस. और इसी वजह से क्या हो गया, हिंदू सब्जेक्ट और मुस्लिम इन्वेडर्स के बीच में एक दूरी पैदा हो गई, क्योंकि हिंदू सब्जेक्ट्स जो थे वो भी कंसिडर कर रहे थे कि ये रॉन्ग है, और मुस्लिम इन्वेडर्स भी अपने ही जोश में थे कि मतलब वी हैव समथिंग सुप्रीम. तो इस वजह से क्या हो गया, एक गल्फ, एक दूरी पैदा हुई, जिस वजह से फिर बाद में हिंदूज़ को इंडिपेंडेंस भी डिप्राइव कर दिया. जो टर्किश इन्वेडर्स आए, अरब्स वेयर पीसफुल with their subjects, but यहाँ पर Turkish invaders were not the same. Then the last topic, I think it's not the last topic, it's the last second topic. This is religious belief and practices जो इंडिया में होता था. तो इन द बिगनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी हिंदुज़म वॉज प्रीडोमिनेंट रिलीजन ऑफ द इंडियंस. 11th सेंचुरी में हिंदुज़म जो है इंडिया का प्रीडोमिनेंट रिलीजन था. इस्लाम जो है वो बस सिंध और मुल्तान में हुआ करता था. देयर करमाटिया रूलर्स हैड मेड कन्वर्जन्स ऑन अ लार्ज स्केल थ्रू पीसफुल मीन्स. करमाटिया रूलर्स जो थे उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट करवाया इंडियंस को, बट पीसफुल मीन्स से. मुस्लिम जो है उन्होंने फुट होल्ड जो है वो मालाबार में भी इस्टेब्लिश कर दिया था. अरब मर्चेंट्स जो है वो आते जाते थे मालाबार कोस्ट में, और फिर एक स्प्रिंकलिंग था पारसीज़ का. वेस्टर्न कोस्ट में पारसीज़ भी आते जाते थे. Buddhism was at discount with the Rajputs. The Buddhist masses in the northern and central India were gradually being assimilated within. बुद्धिस्ट जो हैं वो धीरे धीरे हिंदू फोल्ड में आते गए, क्योंकि मैंने बताया ना कि बाद में बुद्धा को विष्णु का अवतार बता दिया गया, तो इस वजह से. However, बिहार, बंगाल में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन जो है वो अभी भी एसिमिलेट नहीं हुए थे. 13th सेंचुरी तक एसिमिलेट नहीं हुए थे, जब तक टर्क्स वहाँ पेनिट्रेट नहीं किए. राजपूत वेर डिवाउट हिंदूज. दे वर्शिप वेरियस मिथिकल गॉड्स एंड गॉडेसेस, पर्टिकुलरली विष्णु, शिव, दुर्गा और शक्ति. तो राजपूत जो हैं वो डिवाउट हिंदू थे, एकदम हिंदुज़म को वो डेडिकेटेड थे, और वो विष्णु, शिव, दुर्गा और दुर्गा या फिर शक्ति की पूजा किया करते थे. एक भक्ति कल्ट की भी जन्म हुई साउथ में 8th सेंचुरी में, जिसने जो है एक्चुअली वो नॉर्थ में भी धीरे धीरे आ गई, और फिर इसने एक बहुत ही रिवाइवल टाइप कर दिया हिंदुज़म में. रिलीजियस बिलीव्स या प्रैक्टिसेस जो हिंदूज़ के थे या फिर बुद्धिस्ट के थे, उसमें डीजेनरेशन होने लगा धीरे धीरे. प्रीस्टली क्लास जो है वो एक्सप्लॉइट करने लगे लोगों को रिलीजन के नाम पर. देवदासी सिस्टम आ गया. देवदासी सिस्टम क्या होता था ना, कि अपनी बेटी को जो है वो टेम्पल की सेवा के लिए दे दी जाती थी, बट बाद में फिर उसका जो है ना एक्सप्लॉइट करने लगे प्रीस्ट, और एक्सप्लॉइट यानी कि उनको डिसरॉब करने लगे उनके मॉडेस्टी से, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉइट होने लगा. तांत्रिक फिलॉसफी जो है, मिस्टिसिज्म था, ये भी एंटर हो गया हिंदुज़म और बुद्धिस्ट थियोलॉजी में 6th सेंचुरी में, और फिर इसके भी बहुत ही गलत रिजल्ट्स आ गए बाद में. इसने हर फॉर्म ऑफ सुपरस्टिशन, ब्लाइंड प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया, और फिर लोग जो हैं उनको लूटा पैसों से, और इग्नोरेंट मास जो हैं वो लूटते गए. एक्सपोनेंट्स ऑफ वमर्ग धर्म इंडल्ज्ड इन वाइन, फ्लैश एंड वुमेन. तो वर्मग धर्म के जो फॉलोअर्स थे वो जो हैं वो मानते थे कि वाइन, फ्लैश और वुमेन जो है, मतलब नॉनवेज खाना, वाइन ड्रिंक करना या वुमेन को फॉर प्लेजर इन्जॉय करना एकदम सही है. विशियस आइडियाज़ थे अलग अलग कल्ट के जो पेनिट्रेट होते जा रहे थे. सन्यासीज एंड भिक्षुज वेर नॉट फ्री फ्रॉम इट आइडर. और सन्यासीज और भिक्षुज भी अब फ्री नहीं रहने लगे. ग्रेट स्कॉलर्स जो हैं उनका एकदम लो टेस्ट हो गया, ठीक है, लिटरेरी कॉम्पोजिशन में. वो कोई बहुत अच्छे टॉपिक्स पर, साइंस पर, टेक्नोलॉजी पर नहीं लिखा करते थे. वो बस ऑब्सक्योर लिटरेचर लिखा करते थे. प्रॉस्टिट्यूट्स पर लिटरेचर लिखते थे, पिम्प्स पर लिटरेचर लिखते थे, और कोई रिफॉर्मेटिव फोर्स नहीं था जो सोसाइटी को सुधारे. जस्टिफाई करते थे और इनकरेज भी करते थे इनफैक्ट स्कॉलर्स एविल प्रैक्टिसेस को. एडुकेटेड लोग इनकरेज कर रहे थे. गुहवा समाज
जिसको कि रिगार्डेड एज द इम्पॉर्टेंट वर्क ऑन द बुद्धिस्ट तांत्रिक्स, रेफर्स टू महात्मा बुद्ध एज इंडल्जिंग इन एक्ट ऑफ डिबॉचरी विद द एंजल्स। तो कितनी गलत बात है। तो ये ऐसा चीज़ बताया जा रहा था कि महात्मा बुद्ध जो है वो एंजल्स के साथ गलत हैं। और इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर जो है वो एडवर्सली इफ़ेक्ट हो रहा था इन सारी चीज़ों से। रिलीजियस और मॉरल डीजेनरेशन हो रही थी लोगों की। सोशल पॉलिटिकल लीडरशिप भी जो है वो डीजेनरेट हो रही थी। अब आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमी में। तो ऑन द ईव ऑफ द टर्किश इन्वेजन, इंडिया वॉज नोन टू बी अ रिच कंट्री अमंग इट्स नेबर्स। टर्किश इन्वेजन के टाइम पर इंडिया बहुत ही फेमस थी, सोने की चिड़िया कह करके हम इंडिया को बुलाया करते थे। गोल्ड, सिल्वर और बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स जो हैं वो इंडिया के टेम्पल्स में डेकोरेटेड होते थे। राजपूत प्रिंसेस जो हैं उनके पास बहुत सारी ट्रेजरीज़ होती थी। तो महमूद ऑफ गजनी जो हैं वो भले ही पूरे सेंट्रल एशिया में इस बात का डंका पीटते हैं कि वो इस्लाम के प्रोटेक्टर थे या फिर इंडिया आए क्योंकि वो आइडल वर्शिपर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, बट एक्चुअल बात इकोनॉमिक एंगल भी है इसको लेकर के एक, कि महमूद गजनी इंडिया आए थे इंडिया के वेल्थ को देखकर, इंडिया की टेम्पल्स जो कि इतनी प्रेशियस स्टोन्स और सोना, हीरा जवाहरात से भरी पड़ी होती थी, तो उसको देखकर वो आए थे क्योंकि उनको अपने सेंट्रल एशियन एक्सपीडिशंस के लिए पैसे चाहिए थे जो उनके पास नहीं थे। मोर देन एनी थिंग एल्स टू लॉन्च इंसेसेंट एक्सपीडिशंस टू दिस कंट्री। तो वो एक्चुअली में वेल्थ से आए हैं इंडिया। द इंडियन इकोनॉमी सो फार एज इट्स एग्रीकल्चरल एंड मिनरल वेल्थ वॉज कंसर्न वॉज क्वाइट साउंड। एग्रीकल्चरल और मिनरल में इंडियन इकोनॉमी बहुत ही अच्छी तरीके से डील कर रही थी, बहुत ही केपेबल थी। जनरल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी इंडिया में। एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन थी नेशनल इकोनॉमी की और बहुत ही अच्छे से डेवलप्ड थी। लैंड जो है उसने बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि मतलब इतना प्रोड्यूस कर देते थे कि बहुत सारा बच भी जाता था लैंड पर जो भी उगाया करते थे। रूलिंग एलाइट वेयर रिच एंड एफ्लुएंट। द मर्चेंट प्रिंसेस, जिसको कि सौदागर भी कहा जाता है, रोल्ड इन वेल्थ। तो रूलिंग एलाइट काफ़ी रिच थी। प्रिंसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पैसों में ही भटकते थे, मतलब इतने पैसे थे उनके पास कि वी हैव हाउएवर रीजन्स टू बिलीव दैट देयर एग्जिस्टेड ग्रेट डिस्पैरिटी ऑफ वेल्थ बिटवीन अपर क्लास ऑफ द मास एंड द मासेस, बट इट वॉज नॉट समथिंग अनयूजुअल अबाउट द इंडियन सोसाइटी। तो बहुत ही लेकिन डिस्पैरिटी थी, गरीब लोग भी थे और जो गरीब लोग थे वो बहुत ही गंदी तरीके से गरीब थे, बेसिक एमिनिटीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। बट ये कोई नई बात नहीं है, आप आज भी देख लो इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड पर 5th पर है अभी, और फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा इतना हाई है, फिर भी आप देखो कि इंडिया में ही अंबानी भी हैं जो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में एक आते हैं, और इंडिया में ही कितने सारे लोग बिलो पॉवर्टी लेवल के भी नीचे हैं। तो इससे कोई डिफरेंट नहीं थी उस समय की सोसाइटी, ऐसी ही कुछ सोसाइटी हुआ करती थी। एक तरफ जहाँ प्रिंसेस जो हैं वो वेल्थ में ही वो धन जवाहरात से घिरे पड़े होते थे, वहीं किसी को खाने के लिए रोटी नहीं थी। इट वॉज वेरी कॉमन in that days also. The villagers who constituted the bulk of the nation lived simple and frugal lives. बहुत ही वीक लाइफ जीते थे, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही लो थी विलेजर्स की। हम लोग जो हैं वी कैन नॉट से विथ सर्टेनिटी इफ़ दे वर बेटर ऑफ और वर्स दैन वॉट वी आर टुडे। हमें नहीं पता कि वो हम आज जैसे लोग हैं, आम आदमी की आज जो स्थिति है वैसी ही थी या उससे बुरी थी, लेकिन गड़बड़ तो थी। बॉन्डेड लेबर जो है वो प्रिवेलेंट था अमॉन्ग द एग्रीकल्चरिस्ट क्लासेस एंड स्लेवरी वॉज प्रैक्टिस्ड बाय द अर्बन हिंदूज। बॉन्डेड लेबर, बद्दुआ मजदूरी जो है वो एग्रीकल्चरलिस्ट लोग करते रहते थे, और स्लेवरी भी प्रैक्टिस होती थी अर्बन हिंदूज से डोमेस्टिक लेवल पर। दीज प्रैक्टिसेस बोर नो कंपैरिजन विथ इलेबोरेट सिस्टम ऑफ स्लेवरी ब्रॉट बाय द मुस्लिम इन्वेडर्स इन इंडिया। स्लेवरी थी, अर्बन हिंदूज जो हैं वो प्रैक्टिस करते थे, बट ये स्लेवरी एग्जैक्टली में वैसी स्लेवरी नहीं थी जैसा मुस्लिम इन्वेडर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज वेल डेवलप्ड बट द करेंसी सर्कुलेशन वॉज मिनिमल बिकॉज ऑफ लो प्राइजेस। ट्रेड और कॉमर्स डेवलप्ड था बट करेंसी सर्कुलेट नहीं हो रही थी। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट करेंसी सर्कुलेशन जो है वो नहीं हो पा रही थी क्योंकि प्राइजेस बहुत ही लो थे।
यूज़ ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वॉज कन्फाइंड टू कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस एट हायर लेवल। जो हायर लेवल के कॉमर्शियल बिजनेस वगैरह करते थे वही गोल्ड और सिल्वर से ट्रांजैक्शंस किया करते थे। मासेस जो है वो कमोडिटीज़ को बार्टर सिस्टम में ट्रेड करते थे या फिर वैसे ही किसी सिस्टम में। बार्टर सिस्टम क्या हुआ करता है, जब हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दें, जैसे मेरे पास चावल अधिक है और आपके पास सपोज़ कोई पल्सेस अधिक है, तो आपने मुझे पल्सेस दे दिया और उसके बदले में मैंने आपको कुछ चावल दे दिया, तो ये इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। On the whole, India presented the case of a rich country with poor masses and still poorer defense. Overall, इंडिया में क्या था, इंडिया एक अमीर देश था बट इंडिया के लोग गरीब थे, और इसके साथ साथ इंडिया में डिफेंस और बर्बाद थी। इट्स फैबुलस वेल्थ, वीक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड पेट्रीफाइड सोसाइटी। इंडिया में 3 कमियां बताई गई। फैबुलस वेल्थ, अच्छा खासा पैसा जिन्होंने अट्रैक्ट किया इसके टर्किश इन्वेडर्स को, उसके साथ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो बहुत ही वीक था, हम आपस में लड़ते रहते थे, और पेट्रीफाइड सोसाइटी, सोसाइटी जहाँ पर हैव और हैव नॉट्स के बीच में बहुत अंतर है, जो गरीब है वो बहुत ही इग्नोरेंट है। ये सारी चीज़ें जो है ये एक ओपन इन्विटेशन थी टर्क्स को कि आओ भाई, वी आर रेडी, आप आओ और इंडिया पर इन्वेड कर लो, ऐसा कुछ। क्योंकि हमने डिफेंड ही नहीं किया अपने ट्रेजर को। इट वुड नॉट बी एन एग्जैगरेशन टू से दैट महमूद ऑफ गजनी केम, सॉ एंड ही प्लंडर्ड। तो महमूद ऑफ गजनी को एक्चुअली वो आए, उन्होंने देखा और उन्होंने लूट लिया। मतलब उनको रोक टोक, उनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन उन्होंने नहीं सहा। इंडिया को प्लंडर करने में उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई नई बात नहीं हुई। ये 3 पार्ट जो है वो फर्स्ट चैप्टर का हमारा कंप्लीट हो गया। और सेकेंड चैप्टर इज़ गजनविड इन रोड्स, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।